प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर के संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कई अमृत निकले हैं, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम ने कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। महाकुंभ में राष्ट्र चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह उमंग को महसूस किया गया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के गंगा तालाब में त्रिवेणी का पवित्र जल हमने डाला। अनेकता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसी विशेषता को हम लगातार समृद्ध कर रहे हैं। यह हमारा दायित्व है। हमारे देश के छोटी बड़ी नदियां हैं और कुछ ऐसी है कि जिन पर संकट आ रहा है। कुंभ में हमें दिखा कि नई उत्सव जो है नदी को विस्तार देने के तौर पर किया जा सकता है। पीढ़ी को पानी का महत्व पता चलेगा और साफ सफाई पर बल मिलेगा। नदियों की रक्षा होगी। भरोसा है कि महाकुंभ से निकला वो अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। महाकुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन खत्म किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू किया। सदन में उस वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दरअसल विपक्षी सांसद महाकुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल पूछने की मांग कर रहे थे। इस पर नियम 372 समझाते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियम पढ़ लिया करें। 372 के अंदर ये नियम है कि प्रधानमंत्री और मंत्री स्वेच्छा से बयान देते हैं और उसमें ये भी नियम है कि उनके स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर निकल करके प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए वो नजर आए। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। देखिए, दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला। मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। वहीं भाजपा सांसद रवि किशन ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए स्टेटमेंट पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में 100 करोड़ सनातनियों, दुनिया भर से आए सभी हिंदुओं का धन्यवाद करने आए थे। हमें नहीं पता कि विपक्ष इसमें क्या अवसर तलाश रहा था। वो सकारात्मकता में नकारात्मक तलाशते। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देने आए थे। वो पूरे 100 करोड़ सनातनियों का, पूरे विश्व से भी जो जितने हिंदू आए थे या हर धर्म के लोग ने स्नान किया था, धन्यवाद देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में वो आए थे। बस उनका वही उद्देश्य था। विपक्ष उसमें अपना कुछ मौका ढूंढ रहा है, वो हमको नहीं मालूम। तो यही बात है कि ये लोग क्या ढूंढते हैं। बात पॉजिटिविटी में, ये लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री का उद्देश्य, थॉट बहुत पॉजिटिव था। धन्यवाद ज्ञापन था। जितने लोग भी कुंभ से जुड़े थे, हमारी राज्य सरकार से लेके जितने भी लोग उसमें उस मुहिम को, महाकुंभ को अद्भुत बनाए, उसके लिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम में मौजूद है पूरे विश्लेषण के लिए। अदिति, जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही महाकुंभ को लेकर के बातचीत सदन के अंदर शुरू की, विपक्ष पहले से ही हमलावर बैठा हुआ था। वो चाहता था कि इस पूरे मुद्दे को पटल पर लेकर के आए, लेकिन ये पूरा मामला वो पूरी तरीके से इनकैश नहीं कर पाया। लेकिन एक बात इसमें है कि महाकुंभ का आयोजन जिस तरीके से हुआ है,
आज इसका जिक्र विश्व के पटल पर हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी अब किसी कंट्री अगर जाते हैं, अपनी किसी यात्रा पर जाते हैं, तो त्रिवेणी संगम का जो जल है उनके हाथ में होता है। कहीं ना कहीं हमारे आस्था का प्रतीक है और सनातन को दर्शाता है। देखिए, महाकुंभ में जितने लोग आए डुबकी लगाने, शायद 1/4 भी जो दूसरे देश हैं, कई ऐसे देश हैं जिनकी कुल मिलाकर आबादी भी उतनी नहीं होगी जी। हाल ही में जब मॉरिशस गए तो 13 लाख की आबादी थी, और उस 13 लाख की आबादी में जब वो जल लेके गए महाकुंभ का, उस समय का जब कुंभ चल रहा था, और फिर उसे गंगा तालाब में डाला, तो आप देखिए किस तरह का, और जिस बात का जिक्र उन्होंने पार्लियामेंट से किया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लोकसभा में कही गई हर एक बात ना सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया में उसका जिक्र होता है। इसलिए पार्लियामेंट में कई हर एक बात के आंकड़े, उसके मायने होते हैं, उसकी एक मैसेजिंग होती है। इसीलिए कई बार ये सवाल उठता है, चाहे विपक्ष उठाता है चाहे पक्ष उठाता है, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तब सरकार को ये मौका मिलता है कि उसके द्वारा किए गए कामों का जिक्र हो, तो जाहिर तौर पे लोकसभा में हर एक बात को अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ जिस तरह का आयोजन हुआ और जिस तरह की भीड़ उमड़ी है और जितने बेहतर तरीके से ये इतनी बड़ी संख्या का आयोजन हो गया, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे योगी सरकार की बात कर लें, चाहे केंद्र सरकार का जिक्र कर लें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह से बार बार इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े समागम का जिक्र, चाहे वो विदेश के पटल पे भी करते हैं, चाहे वो देश में भी करते हैं, और देश में जब तक कि पार्लियामेंट से ये बात नहीं कही जाए तब तक उसका अर्थ नहीं होता। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा समागम जो हुआ है, सरकार के लिए फेदर इन द कैप है। चाहे फिर हम बिहार के चुनाव से पहले बात कर लें, चाहे आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव हैं, चाहे फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कि महाकुंभ एक ऐसा भी। और देखिए, आज लगातार इस बात का भी जिक्र हुआ कि महाकुंभ में जितने युवा जुड़े संस्कृति के साथ, तो आपने देखा होगा 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बायलैटरल दूसरे देशों से ही बात करते हैं, तो बिजनेस के साथ साथ धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, विरासत के साथ, जो भारत के जो तौर तरीके हैं उसके साथ जोड़ते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, हर एक देश में इंडियंस हैं, और फिर जब उनका स्वागत होता है तो उसी धर्म संस्कृति के साथ उनका स्वागत भी किया जाता है जी। अब आप देखिए कि देश में भी जो एकता का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज पार्लियामेंट से किया, कि जब जो महाकुंभ हुआ उसमें से जो अमृत निकला, उसका सबसे बड़ा जो अमृत है वो है एकता, अनेकता में एकता, बार बार इस बात का जिक्र किया। अब आप इसको उस लिहाज से देखेंगे, एक मॉरलिटी के लिहाज से देखेंगे, तो जाहिर तौर पे उस एकता का जिक्र हुआ जिस महाकुंभ में देश भर के, और ना सिर्फ देश भर, दुनिया भर के, क्योंकि उन्होंने मॉरिशस में जिक्र किया कि कई मॉरिशस से लोग आए थे डुबकी मारने, दुनिया भर के हिंदू अपनी आस्था के लिए एकजुट हुए, इस एकता का जिक्र किया। लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे से, जैसे विपक्ष देख रहा है, या आप और हम अगर इसकी चर्चा करें, तो जाहिर तौर पे जब कोई चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी अक्सर लंबे समय से कोशिश करती है कि चुनाव हिंदू पे, उस धर्म पे हो जाए, तो फिर ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के काम पे और उनके जो पूरे समागम के जो तैयारियों पे विश्वास करके हिंदू एकजुट होकर आया, तो जाहिर तौर पे ये उनका फॉलोअर भी होगा, और फॉलोअर होगा तो उनका वोटर भी होगा। तो आप अपने जो लाभार्थी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फिर वो योजनाओं के माध्यम से, चाहे फिर वो आस्था के माध्यम से, कि हम एक ही सोच वाले हैं, एक ही विचार वाले हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि मेरी विचारधारा किसी एक पर्टिकुलर नेता से मिलती है तो मैं वोट उसको कर सकती हूँ। तो विचारधारा की भी एक लाभार्थी का एक सेक्शन जो खड़ा किया गया है, तो वो वोटर में कन्वर्ट होता है, चाहे देश का चुनाव हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो। तो जाहिर तौर पे ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने लोकसभा से एकता का जिक्र किया, तमाम मुद्दों का जिक्र किया, उन्होंने राहुल गांधी की भी चुटकी ली। राहुल गांधी ने भी कहा कि जो भगदड़ हुई उसका आंकड़े कहाँ हैं, युवा जो वहाँ पर पहुँचे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, उनको नौकरियों का जवाब कौन देगा। तो ये राजनीति है जो तय है। जाहिर तौर पर विपक्ष इसको कहीं ना कहीं कंडेम करेगा, खंडन करेगा। विपक्ष ये तारीफ नहीं कर सकता कि बहुत बड़ा अच्छा आयोजन
आयोजन हुआ। तो ये एक राजनीति का पार्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस गए तो महाकुंभ का जिक्र किया, जब पार्लियामेंट आए तो महाकुंभ का जिक्र हुआ, और जाहिर तौर पे 144 साल के बाद हुआ इतना बड़ा आयोजन, या यूँ कहें कि हर 12 साल में जो आयोजन होता है उसमें ये जो हुआ है वो इसने सही तरीके से, इतने बेहतर तरीके से जो आयोजन हुआ और पूरा देश, इतने करोड़ों लोगों की संख्या वहाँ पर पहुंची, उस बात के लिए बार बार। और देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी है शिखा कि जब तक कहेंगे नहीं तब तक बात पहुंचेगी नहीं, इसलिए हर बार कहा जाता है कि देखिए महिलाओं के लिए शौचालय बनाया, इसलिए हर बार कहा जाता है कि चूल्हे से मुक्ति नरेंद्र मोदी ने दिलाई, इसलिए हर बार स्वच्छता अभियान का जिक्र आज भी किया जाता है, इसलिए हर बार महिलाओं के लिए जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने किया है बार बार, इसीलिए प्रधानमंत्री हर एक सांसद को कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, लोगों के बीच में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बात करनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बार बार महाकुंभ का जिक्र हो, बार बार उन योजनाओं का जिक्र हो, बार बार उन तमाम बातों का जिक्र हो, जिससे कि लोगों को लगे कि काम हो रहा है। जाहिर तौर पे महाकुंभ का जिक्र यहाँ पर करने से घर घर तक ये बात पहुँचाना कि महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन इतने भव्य तरीके से, इतने शांति से, इतने बेहतर अरेंजमेंट के साथ हुआ, बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के मिलकर दोनों सरकारों ने किया है। अदिति, लक्ष्य बीजेपी का इस महाकुंभ को लेकर के जो भी हो या फिर नैरेटिव कुछ भी हो, लेकिन इस समय कांग्रेस भी अपने नैरेटिव को सेट करके बैठी है। जैसे ही राहुल गांधी सदन से बाहर आते हैं, बड़े स्मार्टली उन्होंने कहा कि उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। इसके मायने क्या है और इसका असर क्या होगा? सीधा सीधा देखिए शिखा, ये अटैक करने का तरीका है कि कई सेंटिमेंट तो हिंदू परिवारों के ये भी हैं, और वो आज तक आंकड़ों का जिक्र तो होता ही है कि कितने लोग हुए, क्या हुआ, क्योंकि कई जो वहाँ पर वीडियोस ये भी आए कि कितनी लाशों का आज तक पता नहीं है। कई ये भी जिक्र आए कि आज तक भी जो रिश्तेदार हैं वो अपने रिश्तेदारों की बॉडी को ढूंढ रहे हैं। तमाम तरीके की जो जाहिर तौर पे हर बातें आई हैं। तो राहुल गांधी ने सीधा सीधा उस बात पर अटैक किया जो एक सेंटिमेंट से जुड़ा है, उन लोगों के जिनको आज शायद तकलीफ हुई है, किसी का वॉलेट खो गया, किसी की पिताजी की बॉडी नहीं मिली, किसी के आईडी कार्ड पड़े हुए मिले, तमाम तरीके की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि नहीं दी गई है, और ये कुछ सेंटिमेंट को डायरेक्ट अटैक करने के लिए कि सबसे पहले तो महाकुंभ में हुए। लेकिन जाहिर तौर पे अगर सरकार सबसे पहले इस बात का जिक्र करती तो ये भी एक बात होती कि सरकार ये मान रही है कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ हुआ है, बहुत बड़ी त्रासदी महाकुंभ के दौरान हुई है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने, विपक्ष ने वही काम किया जिस पर सीधा सीधा लोग ये सोचे, क्योंकि पार्लियामेंट में कई हर एक बात, जैसे मैंने कहा कि घर घर तक पहुँचती है, तो राहुल गांधी ने वो विपक्ष के एलओपी होने के नाते ये मुद्दा उठाया कि श्रद्धांजलि देनी थी, युवा वो जहाँ पर वो जो युवा वहाँ पर पहुँचे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिली, उसका जवाब कौन देगा, उसका जवाब भी देना चाहिए, तमाम तरीके की बातें की। तो ये अब देखिए बात है कि पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर का जो जिस तरीके से फ्री मूवमेंट का जिक्र हुआ और फिर कुकी समाज ने इसका विरोध किया, तो मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है चर्चा के लिए। इसके अलावा तो 3 लैंग्वेजेस को लेकर साउथ से एक बड़ा मुद्दा, वो भी एक जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रही है। महाकुंभ में जो ये डेथ हुई उसको लेकर भी विपक्ष लगातार मांग कर रही थी। इसके साथ साथ ऐसे तमाम बड़े जिक्र हैं, वक्फ बोर्ड की बात है उसको लेकर मांग किया जा रहा है, अडानी को लेकर, वोटर ID में गड़बड़ी को लेकर, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष मांग कर रही है। और ऐसे में जब महाकुंभ पे प्रधानमंत्री ने कहा, बातचीत करी, बोले, तो उसमें फ्लॉज निकालने का काम विपक्ष ने किया है। लेकिन ये राजनीति है, दूर तक जाएगी। जब जब महाकुंभ का जिक्र सरकार करेगी, अपने पीठ थपथपाएगी, तब तक राहुल गांधी इस जो डेथ हुई उसका जिक्र करेंगे, श्रद्धांजलि को लेकर जिक्र करेंगे। जब जब योजनाओं की बात आएगी तो जाहिर तौर पे विपक्ष अपना मुद्दा उठाएगी। और अब क्योंकि 4 अप्रैल तक ये संसद चलेगी और उसके बाद सीधा बिहार चुनाव की ओर रुख हो जाएगा, तो ऐसे में बिहार में देखिए वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी आरक्षण बहुत बड़ा फैक्टर है, संविधान एक बड़ा फैक्टर है, वहाँ पर नीतीश कुमार के अलायंस एक बड़ा फैक्टर है। तो तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो संसद से निकलकर सीधा बिहार के मैदान में पहुँचने वाला है। बिल्कुल अदिति, और इसीलिए अलग अलग बातें जो कि धरातल पर की भी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को सेंट्रिक रखा है। जाहिर है बिहार भी इससे सधेगा और मुझे लगता है शायद पूरा देश भी इससे पूरा सधेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी एंगल्स ढूंढ रही है। क्या आपको लगता है कि हमने देखा है पहले भी चुनाव में कांग्रेस द्वारा कुछ नैरेटिव सेट किए गए, क्या कुछ ऐसे नैरेटिव इस महाकुंभ को लेकर के कांग्रेस इस समय सेट कर रही है जिसका असर बिहार चुनाव पर देखने को मिल सकता है? कांग्रेस हो या विपक्ष हो, वो इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आए जो उनके पक्ष में आ जाए। जैसे कि
2024 के चुनाव में ये सोचा नहीं गया था कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा कई राज्यों में बहुत तूल पकड़ लेगा। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था और ना ही विपक्ष। विपक्ष ने कहा कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण में भी कटौती होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 2024 के नतीजे आए, 240 आंकड़े आए, तो ये रियलाइज़ किया कि कई जगह जब यहाँ सोचा जाता है कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है तो पोलराइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा। एससी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, ये तमाम ऐसे वोट बैंक हैं जो छुटक कर उस हिंदू अम्ब्रेला से निकल के जा रहे हैं आरक्षण के डर पे, संविधान के डर पे। तो भले ही चाहे फिर महाराष्ट्र में चुनाव बटोगे तो कटोगे या एक है तो सेफ है पे हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा कि किस तरीके से एससी वोट बैंक पर काम करना है। ठीक वैसे ही, क्योंकि वही ये वो महाराष्ट्र था जहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 2024 में नहीं हुआ था। और ठीक वैसे ही दिल्ली में भी आपको देखने को मिला कि भले ही वक्फ पर, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हुआ, लेकिन झुग्गी और जातियों पर भी फोकस किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे डिबेट, खींचतान, आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोई एक ऐसा मुद्दा निकल कर आ जाए जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विश्वास है उससे खींच लाए। अब संविधान बदलना और आरक्षण भी संविधान पार्लियामेंट से ही डिबेट के अंदर निकल कर आया था, जिसको राहुल गांधी बाहर तक ले गए कि कितने ओबीसी जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या अनुपात के लिहाज से दिया जाए, और इसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। तो आप देखिएगा कि बिहार चुनाव में आरक्षण जिसे बोलते हैं कि हम हमेशा जिक्र होता है कि कितनी संख्या है, जनसंख्या की आबादी और उसकी गिनती को लेकर अक्सर जिक्र आता है, जनगणना को लेकर। तो ये तमाम मुद्दे निकलेंगे। अब विपक्ष ये चाहता है कि ऐसा एक मुद्दा निकल आए जिससे लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आ जाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर, चाहे वो हिंदू की बात हो, हिंदुत्व की, तो उसमें वो महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन का जिक्र लगातार करती रहेगी। फिर जातियों की बात होगी तो वो अपना माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ करेगी। विकास की बात होगी तो वो मोदी सरकार अपनी योजनाओं का जिक्र करेंगी। महिलाओं से अलग एक स्ट्रैटेजी चलती रहेगी कि महिलाओं के खाते में क्या जाएगा। दिल्ली में देखिए हमने खाते में पैसे भेजे, महिलाएं कितनी खुशहाल हैं। महाराष्ट्र में देखिए महिलाएं खुश हैं, तो महिला वोट बैंक की अलग बात होगी। 27 साल बाद महिला आरक्षण का जिक्र होगा। फिर इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं निकल कर आएंगी या मैनिफेस्टो में बातें निकल कर आएंगी जिससे अलग अलग वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाए। तो आप देखिए कि जो भी लोकसभा में बातचीत हो रही है वो चीज़ें निकलकर विधानसभा में होंगी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष चाहता है कि कोई एक ऐसा, जैसे आप देखिए औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं वो बिहार चुनाव में आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगी। अब इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान, लालू प्रसाद यादव किसका सपोर्ट करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल चुप रह गए, सॉफ्ट हिंदुत्व में आए और उनका नुकसान हो गया। तो अब ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश का क्या स्टैंड होता है, हिंदू मुस्लिम में जैसे औरंगजेब के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव या राहुल गांधी का क्या स्टैंड होता है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष टारगेट कर रहा है बीजेपी को। कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि कई बार विपक्ष को ये सोचना होगा कि हम इस पर क्या स्टैंड लें। तो जाहिर तौर पर ये जो आने वाला चुनाव है बिहार का वो बहुत आसान नहीं होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और लोकसभा से निकली बातें उस चुनावी मैदान में जरूर पहुंचने वाली हैं। जो कि आप बिहार का यहाँ जिक्र कर रही हैं अदिति, ऐसे में अगर कैटेगरिकली हम देखें तो बिहार 3 खेमे में बढ़ जाता है, एक एमवाई समीकरण के साथ तो लालू के साथ, लेकिन बीच का भी एक खेमा है। दूसरा खेमा है बीजेपी का, जाहिर है जो सवर्णों को लेकर के चली जाती है बीजेपी, लेकिन तीसरा खेमा जो है वो है नीतीश बाबू का और ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीजेपी नीतीश बाबू को साथ करके पूरे बिहार चुनाव को साधने की कोशिश कर रही है। जैसे एमवाई समीकरण है वैसे ही अति पिछड़ा समीकरण भी है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। और पिछड़ा और अति पिछड़ा में अभी भी एज जो है नीतीश बाबू की है और यही वजह है कि विचारधारा एक ना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने साथ रखा हुआ है और चुनाव के बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो कुछ भी है चुनाव तो हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेंगे। बीजेपी भी अनप्रेडिक्टेबल रहती है और नीतीश कुमार तो अनप्रेडिक्टेबल रहते ही हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि जो वोट करने वाले लोग हैं वो इस कंफ्यूजन में रहें कि हम दें नीतीश को वोट या नहीं दें। तो जाहिर तौर पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक और स्ट्रैटेजी है कि वो एम-वाई समीकरण में से वाई को कैसे अपने पास लें, वो पिछड़ा अति पिछड़ा में से थोड़ा पिछड़ा और थोड़ा अति पिछड़ा अपने साथ कैसे लें। और वो कैसे होगा, वो 2 ही चीज़ों से होगा। एक तो ये विश्वास दिलाना कि हम आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे
दूसरा है विश्वास दिलाना कि हम जाति जनगणना कराएंगे और अनुपात के लिहाज से चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा है विश्वास दिलाना कि हमारी योजनाएं पिछड़ा, अति पिछड़ा और यादव ओबीसी जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं। अब ये सब कन्विंस करने के लिए वो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े एससी ओबीसी चेहरे पंचायत में घर घर जाकर रात को बैठकर खाट पर ये चर्चा करें, जो हरियाणा में हुई, जो महाराष्ट्र में हुई, जो दिल्ली में हुई, कि आपको क्या मिलेगा अगर सरकार आएगी। तो ये मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें लाने के लिए एमवाई में से वाई और पिछड़ा अति पिछड़ा में से थोड़ा थोड़ा वोट बैंक अपनी तरफ लाना होगा। जी बिल्कुल अदिति, और शायद यही वजह है कि इस बार आने वाले चुनाव में जहां भी है, जैसे बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पहले से एक टारगेट को सेट कर रहे हैं, और यही वजह है कि महाकुंभ का जिक्र हो रहा है। बहरहाल महाकुंभ का जिक्र तो देश के साथ साथ विदेशों में भी इस समय हो रहा है अदिति, और जाहिर है इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल भी सकता है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।